नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। मंजू पूरी रात अपने बेटे संजय के घर लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं लौटा। सुबह होने पर मंजू ने संजय के दोस्तों से बेटे के बारे में पता किया तो दोस्तों ने बताया कि उसके 3 से 4 दोस्त उसे अपने साथ लेकर कहीं गए थे। मंजू ने उन दोस्तों के बारे में पता लगाना शुरू किया तो जो बात मालूम हुई उसे सुनकर वे परेशान हो उठी। उसे जानकारी मिली कि वहीदा का भाई सलीम संजय को शराब पिलाने की पार्टी में शामिल होने के लिए अपने साथ ले गया था। सलीम के साथ और भी युवक थे। वह संजय के ऊपर यह सोचकर झुंझला रही थी कि जब जाना ही था तो क्या उसे साथ जाने के लिए सलीम ही मिला था, क्योंकि सलीम की बहन वहीदा को लेकर संजय की उससे दुश्मनी चल रही थी। अब मंजू का मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरने लगा। उसे बेटे के गायब होने के पीछे किसी साजिश की बू आने लगी। सलीम अपने अब्बा फजरुद्दीन, मां मदीना और बहन वहीदा के साथ हरियाणा के जिला फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंजू के पड़ोस में ही रहता था। मंजू का मन नहीं माना तो देर शाम वह सलीम के घर पहुंच गई। उसने सलीम से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह संजय को अपने साथ लेकर तो जरूर गया था, मगर पार्टी खत्म होने के बाद घर जाने की बात कहकर संजय कहां चला गया यह उसे नहीं मालूम। जब संजय के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो 19 अगस्त को मंजू थक हार कर बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने थाना डबुआ कॉलोनी पहुंची। पुलिस ने जब उससे किसी पर शक होने के बारे में पूछा तो उसने शक जाहिर किया कि उसकी बेटे को गायब करने में पड़ोस में रहने वाले सलीम और उसके पिता फजरुद्दीन का हाथ हो सकता है। फजरुद्दीन उसकी इसलिए हत्या करना चाहता था क्योंकि संजय ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बेटी वहीदा से लव मैरिज कर ली थी। मंजू की शिकायत पर उसी दिन डबुआ थाने में भादनवे की धारा 346 के तहत मुकदमा दर्ज कर संजय की तलाश शुरू कर दी। संजय 16 अगस्त 2018 से गायब था। उसे गायब हुए 3 दिन गुजर चुके थे। पुलिस ने संजय के सभी दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। थाना प्रभारी ने यह सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। तब अपर पुलिस उपायुक्त NIT निकिता अग्रवाल ने इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसमें SI ब्रह्म प्रकाश, ओम प्रकाश, ASI कप्तान सिंह, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह, कांस्टेबल संदीप, रविंद्र, अनिल कुमार, विजेंद्र, संजय आदि शामिल थे। इस टीम का नेतृत्व पुलिस इंस्पेक्टर नवीन पाराशर कर रहे थे। उन्होंने मृतक संजय की मां मंजू तथा परिवारजनों से घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि संजय ने अपने पड़ोस में रहने वाली दूसरे समुदाय की वहीदा से उसके परिजनों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी कर ली थी। इसी वजह से लड़की के भाई और अब्बा उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। पुलिस आयुक्त अमिताभ ढिल्लों ने क्राइम ब्रांच DLF को भी थाना पुलिस के साथ जांच में लगा दिया। 3 टुकड़ों में मिली लाश मुकदमा दर्ज होने के तीसरे दिन 21 अगस्त को पता चला कि किसी युवक की लाश सैनिक कॉलोनी से थोड़ी दूर झाड़ियों में पड़ी है। यह जानकारी मिलने पर पुलिस टीम सैनिक कॉलोनी के पास उस जगह पर पहुंची जहां लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। पुलिस को वहां एक युवक की सड़ी गली लाश मिली। लाश काफी विकृत अवस्था में थी। वह 3 टुकड़ों में थी। लाश देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या कई दिन पहले हुई होगी। इस सड़ी गली लाश की शिनाख्त मंजू ने अपने गुमशुदा बेटे संजय के रूप में की। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दी और FIR में IPC की धारा 302 जोड़ दी गई। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी फजरुद्दीन और उसकी बेटे की तलाश शुरू कर दी। उसी दिन पुलिस को सलीम के बारे में एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। उसे उसी दिन कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। सलीम से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने अगले दिन उसके पिता फजरुद्दीन उर्फ फजरू तथा सुमित उर्फ सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने संजय की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। संजय की हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वे इस प्रकार निकली। मंजू अपने 2 बेटों संजय और अजय के साथ फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी। उसके पति रूप सिंह की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। उसके पड़ोस में फजरुद्दीन अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों परिवार अलग अलग समुदाय के थे, लेकिन उनके बीच काफी अपनापन था। त्योहारों के मौकों पर वे एक दूसरे की खुशी में जरूर शरीक होते थे।
पारिवारिक संबंध होने की वजह से दोनों ही परिवारों का एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना था। फजरू की बेटी वहीदा बला की हसीन होने के साथ साथ बालिग हो चुकी थी। उधर मंजू का बेटा संजय भी 23 साल का हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे को जी जान से प्यार करने लगे थे। दोनों का प्यार गुपचुप तरीके से काफी दिनों से चल रहा था। फजरुद्दीन और उसकी बेगम मदीना को बेटी के प्रेम प्रसंग की जानकारी नहीं थी। वे समझते थे कि दोनों बच्चे यूं ही आपस में कभी कभार मिलने पर हंसी ठिठोली कर लेते हैं। उन्होंने कभी भी इन संबंधों के बारे में ध्यान नहीं दिया था। गहराता गया प्यार, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इधर वहीदा और संजय का प्यार और गहराता जा रहा था। उन्होंने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनकी शादी के बीच धर्म और समाज की अदृश्य दीवार सामने आ रही थी, जिसे किसी भी हालत में गिराना असंभव ही नहीं बल्कि एकदम से नामुमकिन था। इसलिए संजय का वहीदा ने आपस में सोच विचार कर अपने घरों से भागकर कहीं बाहर शादी करने की योजना तैयार कर ली। फिर योजना के अनुसार वे 1 सितंबर 2017 को किसी काम के बहाने अपने अपने घरों से बाहर निकले। कॉलोनी से काफी दूर जाकर वहीदा संजय से लिपटते हुए बोली, संजय, मुझे अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले चलो जहां हमारे प्यार के बीच कोई दीवार न बन सके। संजय ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, वहीदा, तुम चिंता मत करो, अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। वहीदा को अपने प्यार पर खुद से बढ़कर भरोसा था, इसलिए उसने खुद को अपने प्रेमी संजय के भरोसे छोड़ दिया। संजय यू से लेकर राजस्थान स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचा। वहां कुछ दिन रुकने के बाद उसने वहीदा से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के अगले दिन वहीदा घर की अन्य औरतों के परिधान के अनुसार अपनी गोरी कलाई में चूड़ा, मांग में सिंदूर, हाथ में मेहंदी लगाकर संजय के सामने पहुंची तो इस रूप में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दुल्हन के श्रृंगार में और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। संजय वहीदा को अपनी पत्नी बनाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली समझने लगा। दोनों वहीं रहने लगे। चूंकि उसने घर से भागकर शादी की थी, इसलिए घर से कम ही निकलती थी। संजय पर हुआ शक उसका डर बेवजह नहीं था। उधर वहीदा के घर नहीं लौटने पर मदीना और उसके शौहर फजरुद्दीन को जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें यह भी पता लग गया कि संजय भी घर से गायब है। अब उनके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि जरूर संजय की वहीदा को भगा कर ले गया होगा। किसी तरह उन लोगों ने संजय के राजस्थान स्थित पैतृक गांव की भी जानकारी हासिल कर ली। फिर फजरू ने अपने जानकार लोगों को राजस्थान भेजा, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वे वहीदा का पता नहीं लगा सके। आखिर निराश होकर वे घर लौट आए। वहीदा अपनी अम्मी मदीना को बहुत प्यार करती थी। कुछ महीने गुजरने के बाद वहीदा को जब अम्मी की याद आई तो उसने अम्मी के फोन पर संपर्क कर बताया कि वह इस संजय के साथ है और यहाँ बेहद खुश है, इसलिए वह उसकी जरा भी चिंता न करें। मंजू को भी बेटे ने फोन कर पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी थी। मंजू वहीदा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब संजय ने बताया कि करवा चौथ पर उसने उसके लिए व्रत रखा और चांद निकलने पर पानी का घूंट हलक के नीचे उतारा तो बेटे के प्रति बहू के मन में प्रेम देखकर मंजू की खुशी के मारे आंखें भर आईं। उसने फोन पर वहीदा से काफी देर तक बातें की और उसे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद मंजू की अपने बेटे बहू से अक्सर बातचीत होती रहती थी। संजय इस्लाम धर्म स्वीकारने को था तैयार। कुछ दिनों के बाद वहीदा के पांव भारी हो गए तो संजय के लिए उसकी देखभाल करना कठिन हो गया। एक दिन वे वहीदा को लेकर फरीदाबाद लौट गया ताकि घर पर मां उसकी ठीक से देखभाल करती रहे। संजय और वहीदा के घर में आने की बात सुनकर वहीदा के अम्मी अबू संजय के घर आकर अपनी बेटी और संजय से मिले। संजय उनका अपराधी था, इसलिए वे उनकी हर शर्त मानने के लिए तत्पर था। फजरू और उसकी बेगम मदीना ने आपस में बातें करने के बाद संजय से कहा कि अगर उसे वहीदा के संग जीवन गुजारना है तो वे इस्लाम धर्म अपना ले। संजय के ऊपर वहीदा की मोहब्बत का नशा इस कदर चढ़ा था कि वे उसके लिए धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसमें पेच तक फंस गया जब संजय के मामा और चाचा ने इसका जमकर विरोध किया। उनके विरोध के कारण संजय का धर्म परिवर्तन नहीं हो सका। इसी घटनाक्रम के बीच मदीना ने जबरन वहीदा का गर्भपात करवा दिया। इन बातों से दुखी और परेशान होकर संजय का परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। दूसरी जगह जाने के बाद भी दोनों परिवारों के बीच उपजा तनाव कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद वहीदा को फिर गर्भ ठहर गया। इसका पता चलते ही फजरू ने वहीदा और संजय को अलग होने का फैसला सुना दिया। संजय की हत्या होने से 2 महीने पहले एक दिन फजरू और उसके दोनों बेटे संजय और वहीदा को लेकर उनके बीच तलाक कराने कोर्ट गए, लेकिन संजय ने वहीदा को तलाक देने से इनकार कर दिया।
अलबत्ता अपने अम्मी अब्बा के द्वारा संजय की हत्या कर दिए जाने की धमकी से डरकर वहीदा संजय के घर से अपने घर लौट गई। वहीदा के चले जाने के बाद संजय की दुनिया एकदम वीरान हो गई। बुरी तरह हताश और निराश होकर संजय फरीदाबाद को छोड़कर राजस्थान चला गया, जबकि उसकी मां, भाई और बहन ने नेहरू कॉलोनी में रहना जारी रखा। 15 अगस्त 2018 को वहीदा के भाई सलीम ने राजस्थान में रह रहे संजय को फोन करके बताया कि मामला अब शांत हो गया है, इसलिए बात को खत्म करने के लिए फरीदाबाद लौट आओ। आखिर साजिश में फंस गया संजय। अगले दिन संजय यह सोचकर फरीदाबाद आ गया कि जल्दी से यह मामला निपट जाए तो वहीदा और वे दोनों शांति के साथ अपना जीवन गुजार सकेंगे। उसे क्या मालूम था कि सलीम और उसका बाप उसकी हत्या के लिए उसे मामला खत्म करने का सुनहरा ख्वाब दिखा रहे थे। संजय उनकी चाल में बुरी तरह फंस गया। उसी दिन सलीम संजय को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर शराब पार्टी में शामिल होने की बात कहकर अपने साथ ले गया। सलीम संजय को 3 नंबर पहाड़ी की सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर उसका पिता फजलू, दोस्त सुमित और मोहम्मद अली उनके आने का इंतजार कर रहे थे। सुमित उर्फ सोनी और मोहम्मद अली सलीम के दोस्त थे। चारों ने पहले तो मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसे इतनी अधिक शराब पिला दी कि वह अपनी सुध बुध खो बैठा। इसके बाद सभी ने संजय की इतनी पिटाई की कि वह हदमरा हो गया। पिटते पिटते संजय जब बेहोश हो गया तो सलीम ने चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मारने के बाद शव को झाड़ियों में डाल दिए। फिर सभी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सलीम, फजलुद्दीन उर्फ फजू और सुमित उर्फ सोनी से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इसके 2 दिन बाद ही पुलिस ने चौथे आरोपी मोहम्मद अली को भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। उसने भी अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे भी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। कथा लिखने तक चारों आरोपी जेल में बंद थे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई